हेलो बेटा, कैसे हाल है? सो जेई मेन 2025 वन शॉट रिवीजन में आज नंबर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम का। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहानी स्टार्ट करते हैं एसएचएम की। एसएचएम की कहानी स्टार्ट करने से पहले पीरियडिक और ऑसिलेटरी मोशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एसएचएम तक पहुंचने के लिए दो स्टेप है, एक पीरियडिक मोशन और उसके बाद में ऑसिलेटरी मोशन। पीरियडिक मोशन का मतलब होता है एक ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में, मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में जो रिपीट हो रहा हो, ऐसे मोशन को हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, 365 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करती है, फिर उसके बाद में मोशन रिपीट हो जाता है। तो ये पीरियडिक मोशन का एग्जांपल हो गया। पीरियडिक मोशन में अगर एक कंडीशन को ऐड कर दिया जाए तो उसका नाम ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। अगर मैं पीरियडिक मोशन में टू एंड फ्रो की कंडीशन भी ले लूं, ये जो लिखा हुआ है टू एंड फ्रो, ये एक्चुअल में एक शॉर्ट फॉर्म है। टू का मतलब हुआ टुवार्ड्स, ठीक है, और फ्रो का मतलब हुआ अवे फ्रॉम। टुवार्ड्स का मतलब टुवार्ड्स अ पॉइंट, अवे फ्रॉम का मतलब हुआ अवे फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन कर रहा है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जाए, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट से दूर जाए, फिर उस पॉइंट की तरफ जाए और फिर उस पॉइंट से दूर जाए। तो टुवार्ड्स द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, टुवार्ड्स द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन का ही एक टाइप है, क्योंकि पीरियडिक मोशन की डेफिनेशन कहती है कि फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में जो मोशन रिपीट होता है वो पीरियडिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट होगा, बस उसमें एक कंडीशन मैंने ऐड कर दी कि उसमें टू एंड फ्रो की कंडीशन बन रही हो। टू एंड फ्रो की कंडीशन अगर बनेगी तो उस पीरियडिक मोशन का नाम ऑसिलेटरी मोशन रखा जा सकता है। ठीक है, अब जो ऑसिलेटरी मोशन है उसमें ये पॉइंट है जिसके अबाउट हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा है, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। यहां तक पार्टिकल पहुंचा इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इधर यहां तक पार्टिकल पहुंचा इसको भी कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। तो जिसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको हम कहेंगे मीन पोजीशन। जहां तक हमारा पार्टिकल पहुंचेगा मैक्सिमम, जिस पोजीशन तक हमारा पार्टिकल पहुंचेगा उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एग्जांपल पीरियडिक मोशन का मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक हो गया, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन हो गया। पीरियडिक मोशन इन विच बॉडी मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अलोंग द सेम पाथ अबाउट अ मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं एसएचएम की। अभी जो मैंने इस ऑसिलेटरी मोशन बोला तो मैंने टू एंड फ्रो की कंडीशन की बात की, मतलब एक पॉइंट की तरफ जाना और एक पॉइंट से दूर जाना है। ऐसे मोशन में हमारे पार्टिकल पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, ये एक टर्म है इंपॉर्टेंट, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब हुआ कि पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई होता है जो हमारे पार्टिकल को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ले जाना चाहता है। ठीक है, पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। सो रीस्टोरिंग फोर्स की टेंडेंसी हमेशा पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ मूव कराने की है। ठीक है, अगर उस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू वाई या प्रोपोर्शनल टू एक्स हो, ये वाई और एक्स क्या है? वाई और एक्स है मीन पोजीशन से हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कहेंगे कि उस ऑसिलेटरी मोशन का नाम एसएचएम है। और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, किसी दूसरी तरीके से डिपेंड कर रहेगा, तो उसका नाम ऑसिलेटरी मोशन तो है बट उसका नाम एसएचएम नहीं होगा। तो यहां पर हमने देखा जैसे y के अलोंग अगर मोशन हो रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया माइनस के वाई। अब यहां पर ये जो k है ये कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट जिसको कहते हैं, उसकी वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर मिलती है। आगे ये कहानी हम डिस्कस करेंगे k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर कहां से आया। तीन चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एसएचएम से रिलेटेड, डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ? मीन पोजीशन हुई, एक्सट्रीम पोजीशन हुई, एक्सट्रीम पोजीशन हुई। इस डायरेक्शन को मैंने प्लस मान लिया तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई प्लस साइड में, इस डायरेक्शन को माइनस मान लिया तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई है माइनस साइड में। ठीक है, मीन पोजीशन से हमारे पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड हुआ ये, नेगेटिव साइड में भी बात कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड हुआ ये। ठीक है,
द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। पीरियड या टाइम पीरियड, पीरियड या टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। एक ऑसिलेशन का क्या मतलब हुआ बेटा, एक ऑसिलेशन कैसे काउंट करेंगे, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन और मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन, ये जो पूरा राउंड कंप्लीट हुआ दैट विल बी कॉल्ड वन ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो टाइम पीरियड भी क्लियर हुआ, फ्रीक्वेंसी भी क्लियर हुआ, एम्पलीट्यूड भी क्लियर हुआ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2πf वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी। इस छोटी सी बात का ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 2πf लिखना है, तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है f इक्वल टू 1/t, तो हम ओमेगा इक्वल टू 2π/t भी लिख सकते हैं, और ओमेगा की जो यूनिट आएगी दैट विल बी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई। हमने बात की पीरियडिक मोशन की, ऑसिलेटिंग मोशन की और एसएचएम की। पीरियडिक मोशन का मतलब हुआ एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट होता है। पीरियडिक मोशन में अगर टू एंड फ्रो की कंडीशन इन्वॉल्व हो जाए तो उस पीरियडिक मोशन का नाम ऑसिलेटरी मोशन होगा। ऑसिलेटरी मोशन में एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, अगर वो रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन से पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो उस ऑसिलेटरी मोशन को हम एसएचएम कह सकते हैं। 3-4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड का मतलब हुआ एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ ओमेगा इक्वल्स टू 2πf वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां तक की बात हमारी क्लियर हुई। टाइप ऑफ एसएचएम पर बात करते हैं। एसएचएम दो तरह का है, एसएचएम दो तरह का है, एक होता है लीनियर एसएचएम और एक होता है एंगुलर एसएचएम। पहले तो लॉजिकली दोनों में डिफरेंस देख ले, तो फिर एक्सप्रेशंस पर बात करेंगे। लीनियर एसएचएम का मतलब हुआ एक लाइन पर जो एसएचएम होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एसएचएम होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर एसएचएम। और एक एसएचएम ऐसे एंगुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर पाथ में, उसको हम कहते हैं एंगुलर एसएचएम। ठीक है, मैं लीनियर एसएचएम की कहानी दिमाग में रख लूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी मैं एंगुलर एसएचएम की कहानी बना लूंगा। मोस्टली हमारे यूज में भी आता है। लीनियर एसएचएम की बात करें तो वही हमने लिखा था, रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू माइनस के वाई, के इज द रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, F इक्वल्स टू माइनस के वाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक्सीलरेशन की अगर बात करेंगे तो F इक्वल्स टू मैंने m में लिखा तो m में इक्वल्स टू माइनस के वाई आया, वहां से a इक्वल्स टू माइनस के अपॉन m इंटू वाई आ गया। ठीक है, ये जो एक्सीलरेशन है दैट इज द सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। a इक्वल्स टू dv अपॉन dt होता है, v को मैंने dx अपॉन dt लिखा तो ये d2x अपॉन dt स्क्वायर बन जाएगा। तो a को मैंने d2y, x या y कुछ भी हो सकता है, d2y अपॉन dt स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर दिया k अपॉन m इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ना बेटा, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसको एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। बहुत बढ़िया। a इक्वल्स टू थोड़ी देर पहले बात की थी कि k इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर है, तो यहां से k अपॉन m को मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, वो काम मैंने यहां पर किया। तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यहां पर भी लिख सकता हूं, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k अपॉन m है, ओमेगा इक्वल्स टू रूट आ गया, ओमेगा का मतलब 2 अपॉन t आ गया। यहां से टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन बना 2 रूट m अपॉन k। लीनियर एसएचएम में पार्टिकल के टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन t इक्वल्स टू 2 रूट m अपॉन k। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं लीनियर एसएचएम के लिए, 5 पॉइंट्स। एक बार ब्रीफ करूंगा। रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू माइनस के वाई, एक्सेलरेशन की बात करूं तो माइनस के अपॉन m इंटू वाई, डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m इंटू वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू अगेन इसको लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहां से ये जो रिलेशन है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल्स टू k अपॉन m, यहां से टाइम पीरियड आ गया 2 रूट m अपॉन k। अब कहानी अगर मुझे एंगुलर एसएचएम के लिए बतानी हो, ठीक है, तो एनालॉजी दिमाग में रखनी है। और एनालॉजी क्या कहती है? यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स की बात की, यहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क लेना है। एक्सेलरेशन की बात की है, एंगुलर एक्सेलरेशन लेना है। ठीक है, और यहां पर हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है, मास की बात की है, मास की जगह यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, फोर्स कांस्टेंट की जगह यहां पर टॉर्क कांस्टेंट आ जाएगा। चेक करके देखते हैं। यहां F इक्वल्स टू माइनस के वाई था, F की जगह टो आ गया, K की जगह C आ गया और Y की जगह थीटा। Y इज द डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
K का नाम है फोर्स कांस्टेंट, टो का नाम है रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। क्लियर? A इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू वाई। अब एनालॉगी से देखो, A की जगह अल्फा, K की जगह C, M की जगह I, Y की जगह थीटा, ये बन गया। डिफरेंशियल इक्वेशन पर भी अगर बात करें तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस K की जगह C, M की जगह I, Y की जगह थीटा, ये इक्वेशन बन गया। T इक्वल्स टू 2 पाई रूट m अपॉन K फॉर लीनियर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम पर अगर मैं बात करूंगा तो T इक्वल्स टू 2 पाई रूट M की जगह I और K की जगह C। यहां पर टाइम पीरियड का ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट्स दिमाग में रखने हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, आई मस्ट से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। एसएचएम का इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं, मतलब अगर मुझे पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लिखना है टी की फॉर्म में, तो मैं किस तरह से उसको लिखूंगा, उसके लिए हमने ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लिया है। बेटा इस कहानी को बड़े ध्यान से समझना है। मैंने एक पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया, मतलब कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल घूम रहा है। सपोज पार्टिकल की एंगुलर स्पीड ओमेगा है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, से दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। टी इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहां कहीं जूम कर लिया। वैसे तो टी इक्वल्स टू 0 कहीं भी हम पार्टिकल ले सकते हैं, मतलब इनिशियल पोजीशन कुछ भी मान करके चल सकते हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि टी इक्वल्स टू 0 पर हमारा पार्टिकल यहां है, उसका एक्स एक्सिस से ये एंगल फाई बन रहा है। टी टाइम बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, ओमेगा की एंगुलर स्पीड है, तो उसका ये एंगल ओमेगा टी आ जाएगा। ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो ये एंगल आ गया ओमेगा टी। अब मैंने पार्टिकल की जो पोजीशन है उस पोजीशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वाई एक्सिस पर भी और एक्स एक्सिस पर भी। ठीक है, ये जो पॉइंट मिला और ये जो पॉइंट मिला, इन दोनों को भी अगर मैं पार्टिकल एज्यूम कर लूं तो इनकी जो पोजीशन है वो एक्चुअल में ये जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की पोजीशन पर डिपेंड करती है। मतलब जैसे जैसे इस पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे इन दोनों की पोजीशन भी कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज होगी। करना क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बस इनकी पोजीशन को चेक करते हुए चलेंगे इसके साथ में। ठीक है, जैसे मैं इस पार्टिकल की बात कर लूं तो अब ये पार्टिकल जब इधर की तरफ मूव करेगा और मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हुआ चलूंगा तो ये पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा। अब ये पार्टिकल अगर यहां से यहां पहुंचा तो परपेंडिकुलर वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया, देन पार्टिकल सर्कल में घूमने वाला यहां से यहां पहुंचा, तो ये वाला पार्टिकल बेटा यहां पर पहुंच गया, ये यहां से यहां पर पहुंचा, यहां से यहां पर पहुंचा, ये यहां से यहां पर पहुंचा, ये यहां से यहां पर पहुंचा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं तो ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट उसके कोरेस्पॉन्डिंग अगर मैं इधर एक पार्टिकल की स्टडी करूं जिसकी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो बेटा ये वाला पार्टिकल ध्यान से देखूं तो एसएचएम कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट। पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो ये हमारे एसएचएम वाले पार्टिकल की मीन पोजीशन हो गई और ये हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया। मुझे डिस्प्लेसमेंट का ही इक्वेशन लिखना है। इस कहानी को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ये बेसिक चीज है एसएचएम की। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आएगा, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, उसमें ये पूरा एंगल तो मैं देखूं तो ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं अलग से ड्रॉ कर दूं तो ये y हो गया, ये ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। ठीक है, ये हमारे सर्कल का रेडियस हो गया जिसको मैंने a कंसीडर कर लिया। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो y अपॉन a इक्वल्स टू साइन थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस फाई, तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मैं एक जनरल केस पे बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हर केस में इक्वेशन यही आएगा। मैंने t इक्वल टू 0 पर यहां कहीं पार्टिकल माना, अब सोचो अगर ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहां कहीं अज्यूम कर लेता और ये एंगल में फाई ले लेता, तो यहां जो एंगल बनता वो ओमेगा टी माइनस फाई आता। इन दैट केस हमारा इक्वेशन y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाई आ जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फाइनली इक्वेशन में या प्लस आएगा या माइनस आएगा, इट डिपेंड्स कि हमने इनिशियली पार्टिकल को कहां पर कंसीडर किया है। यहां कंसीडर कर रहा हूं तो ओमेगा टी प्लस फाई आ गया, यहां कंसीडर कर रहा हूं तो ओमेगा टी माइनस फाई आ गया। अगर मैं यहां कंसीडर करूंगा तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वेशन y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात कि सर हमने ये बात की है इधर जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसके लिए, इस एक्सिस पर जो पार्टिकल है उसके बारे में क्या ख्याल है।
अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, इसकी पोजीशन चेंज होने के साथ में इसकी पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने x ले लिया, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन करके x का इक्वेशन भी बना सकता हूं जैसे y का बनाया। कॉमन सेंस वाली बात है कि y का इक्वेशन मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल से, तो मेरे इक्वेशन में साइन आया। अगर मैं यहां से x का इक्वेशन बनाऊंगा तो साइन की जगह कोस आ जाएगा, क्योंकि x का मतलब हो जाएगा ये। y को कैलकुलेट करने के लिए मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिया, x को कैलकुलेट करने के लिए मैं बेस अपॉन हाइपोटेनस लेता, तो इक्वेशन में साइन की जगह कोस आ जाता, ठीक है। सो द इक्वेशन कुड बी x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस y, और इधर की तरफ लेता तो ये प्लस की जगह माइनस आ जाता, ठीक है। इसका मतलब एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो इन तीनों चारों तरीके से मिल सकता है। डिपेंड इस पे करता है कि मैंने t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या ली है, ठीक है। तो अब अगर मुझसे ये कहा जाए कि सर डिस्प्लेसमेंट का एसएचएम में इक्वेशन क्या है, तो मैं कहूंगा भाई y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई हो सकता है, एंड x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस माइनस फाई हो सकता है, ठीक है। x और y को लेकर के सोचने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मीन पोजीशन से हमारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। x को आप y बोल सकते हो और y को आप x बोल सकते हो, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में x या y कुछ भी मिल सकता है, सो इसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज इधर की तरफ है। तो एसएचएम का जो इक्वेशन होगा उसमें साइन भी हो सकता है और कोस भी हो सकता है, यहां पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, फाई की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मतलब फाई की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, और फाई की वैल्यू 0 भी आ सकती है, ठीक है। डिपेंड इस पे करता है कि t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली हमारा पार्टिकल कहां पर है, राइट। ये जो फाई है ये हमारे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन डिसाइड करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इनिशियल फेज, ठीक है। और ये जो पूरा एंगल है इसको हम कहते हैं फेज, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव जो भी आता, ठीक है। तो एसएचएम में अगर हम बात कर रहे हैं तो अब हमारे पास में इक्वेशन क्या क्या है, ठीक है। यहां हमारा जो डिस्कशन है उस डिस्कशन की कहानी लिख देते हैं कि एसएचएम में y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ए को लेकर के भी परेशान मत होना, कैपिटल है स्मॉल है कुछ भी हो सकता है, नोटेशन हम हमारे अकॉर्डिंग लेकर के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं एम्पलीट्यूड को ये लिख देते हैं, कहीं एम्पलीट्यूड को ये लिख देता है, तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव आ जाएगा, एंड y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम इनिशियल फेज कहेंगे, इसको हम फेज एंगल कहेंगे। इसमें एक टर्म और आती है बेटा फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दो इक्वेशन सपोज मेरे पास है, मतलब दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं और दो पार्टिकल के एसएचएम के दो इक्वेशन मेरे पास है, और मुझसे कहा कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताओ कितना है। तो फेज डिफरेंस का सीधे सा मतलब क्या हुआ, फेज का डिफरेंस, ठीक है। अब फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। मान लो एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, और दूसरा इक्वेशन है y2 इक्वल्स टू सपोज a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हमसे कहा इनके बीच में फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई कैलकुलेट करके बताओ कितना। फेज डिफरेंस को मैंने डेल्टा फाई लिख दिया, ठीक है। तो आप सिंपली कहेंगे सर दोनों का फेज देख लो और दोनों का डिफरेंस ले लो और ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो, सही बात है। अगर मैं चेक करूं तो ये फेज ज्यादा है और ये फेज कम है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना लिखूंगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और इसमें से माइनस कर दूंगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6 आंसर हो गया फेज डिफरेंस, ठीक है। बहुत सिंपल बात है ये तो। बट अगर ऐसा कुछ हो कि y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 एंड y2 इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस है, यहां साइन और यहां कोस। तो बेटा अगर दोनों में साइन हो और दोनों में कोस हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं उनका डिफरेंस ले लो, वो फेज डिफरेंस आ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से समझना इसको। और ये कॉन्सेप्ट फेज डिफरेंस का ऑल्टरनेटिंग करंट में भी काम आएगा, वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा, वेव मोशन में भी काम आएगा। इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना है कि फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
सुनने में और सोचने में ये चीज बड़ी सिंपल होगी, बट इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा। सो दोनों में अगर साइन है, सोचने की जरूरत नहीं है, एंगल का डिफरेंस ले लो। बट एक में साइन है और एक में कोस है, तो फिर फेज डिफरेंस डायरेक्टली इन दोनों के डिफरेंस से नहीं लेना है, ठीक है। अब इसका एक तो मैथमेटिकल तरीका है और एक फेजर डायग्राम वाला तरीका है। फेजर डायग्राम का मतलब ये जो अभी हमने ड्रॉ किया था, जैसे हमने सर्कुलर पाथ लेकर के और ये जो सारी कहानी हमने ड्रॉ की थी, उसी को अपन फेजर डायग्राम कहते हैं। अब टाइम के अकॉर्डिंग एक सिंपल सा सीधा सा फंडा मैं आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। आप ऐसे क्वाड्रेंट बना करके डिसाइड करो प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस कोस और माइनस कोस। और बेटा ये जो चीज बता रहा हूं ये आप ऑल्टरनेटिंग करंट में और जो जो चैप्टर्स मैंने बोलते हैं उनमें भी अप्लाई कर लेना फेज डिफरेंस के लिए। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल और बहुत बढ़िया तरीका है फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करने का। इधर प्लस साइन, इधर माइनस साइन, प्लस कोस और माइनस कोस, ठीक है। आपको इक्वेशन में ये देखना है कि प्लस साइन है, क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। अब सपोज यहां पर माइनस होता तो मैं कहता ये माइनस साइन है, मतलब मैं इस कहानी को पकड़ता। अभी मैंने यहां पर प्लस लिया तो प्लस साइन है, ठीक है भाई। प्लस साइन में यहां पर π/3 है, तो इसका मतलब प्लस साइन वाली लाइन को पकड़ करके प्लस π/3 मतलब π/3 आगे चले जाओ। इधर का मतलब समझो आगे और इधर का मतलब समझो पीछे। सो यहां अगर माइनस π/3 होता तो मैं इधर से π/3 पीछे इधर आ जाता। तो आगे बढ़ने का मतलब इधर घूमो और पीछे बढ़ने का मतलब इधर घूमो, ठीक है। प्लस साइन है, इस लाइन को लिया, प्लस में π/3 है, इधर घूम गया। अब ऐसे ही इसमें देखता हूं प्लस कोस इस लाइन को पकड़ा, उसमें प्लस π/4 है, तो यहां से π/4 इधर की तरफ घूम जाओ, ये एंगल π/4 आया, ठीक है। अब एक यहां पर है और एक यहां पर है, सिंपल इन दोनों फेजर के बीच में, फेजर मतलब ये जो वेक्टर्स बने इनके बीच में बेटा जो एंगल दिखाई देगा दैट विल योर फेज डिफरेंस, ठीक है। तो कहानी क्या रही, देखो कि प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस कोस, माइनस कोस, चारों में से कौन है, वो वाली लाइन आप लो। फिर यहां पर देखो प्लस में एंगल है या माइनस में एंगल है। प्लस में है तो उससे उतने एंगल आगे बढ़ जाओ, माइनस में तो उससे उतने एंगल पीछे आ जाओ। दोनों के लिए ड्रॉ कर लो, दोनों के बीच में जो एंगल दिखाई देगा दैट विल बी द फेज डिफरेंस। जैसा अभी इस केस में ये 45 डिग्री हो गया, अगर मैं डिग्री में बात करूं तो ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। इसका मतलब फेज डिफरेंस 75 डिग्री हुआ। रेडियन में चेंज करूंगा तो π/180 मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। वो कैलकुलेशन तो आप कर लोगे डिग्री और रेडियन वाली। एक्चुअल में क्या है कि मैं एकदम से डिग्री में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डिग्री में कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अदर मैं π/4, π/3 उनको प्लस माइनस करता हूं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्जन तो डायरेक्ट याद होने चाहिए कि 30 डिग्री का मतलब π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2, 3 π/4, 135 डिग्री के लिए। इस तरह से ये सारा सब कुछ याद होना चाहिए। तो यहां पर इस तरह से हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ प्लस की जगह जैसे माइनस होता, इसी एग्जांपल में बात कर लेता हूं, माइनस होता तो ये माइनस साइन और उससे π/3 आगे तो हम इधर की तरफ जाते, और माइनस π/3 होता तो हम पीछे चले जाते। ऐसे फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। ये कहानी क्लियर हुई। आगे कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड आएंगे, ध्यान रखना। फेज इन एसएचएम डिस्कस मैंने कर लिया। अब यहां पर कहानी पढ़ करके देख लेते हैं। फेज, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड फेज। द क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस 5 represent in the equation for displacement of an oscillator is the phase angle. The difference in phase angles of two oscillators is called phase difference. दो oscillators मतलब जो oscillation करने वाले हैं उनके phase angle में जो difference आएगा, the difference in phase angles of different times of an oscillator is also called phase difference. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक का phase ओमेगा टी प्लस 5 है, दूसरे का ओमेगा टी प्लस 5 है, तो phase difference ये आ जाएगा, ठीक है। फेज डिफरेंस की कहानी समझ में आई। चलो जी, अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया, वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। एक दो चीजें डायरेक्टली बोल देता हूं, दिमाग में रख लेना। जैसे मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी है और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन a cos ओमेगा टी है। जनरली ये दो इक्वेशन क्वेश्चंस में हमें मिलते हैं, जनरली नहीं कह रहा हूं कि हमेशा मिलेंगे, जनरली ये मिलते हैं। तो इनमें एक पॉइंट अपने दिमाग में क्लियर रख लेना कि अगर a sin ओमेगा टी है तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर हमारा पार्टिकल, y इक्वल टू 0 मतलब मीन पोजीशन पर है।
और यहाँ t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू a है। तो अगर cos ओमेगा t आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल इनिशियली एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और अगर sin ओमेगा t आ रहा है, इसका मतलब इनिशियली पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको लेकर के चलते हैं। तो जैसे हमने इक्वेशन मान लिया y इक्वल टू a sin ओमेगा t, अगर मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना है, क्या करूंगा बेटा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा। dy अपॉन dt का डिफरेंशिएशन किया, साइन का कोस आ गया, एंगल ओमेगा टी आ गया, ओमेगा टी का ओमेगा आ गया। ठीक है, तो v इक्वल टू a ओमेगा, cos ओमेगा टी को मैंने √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ये तो आ गया मेरे पास में v t की फॉर्म में, a ओमेगा cos ओमेगा t। संभाल के रखना इन इक्वेशंस को। अब मैं v और y के बीच में रिलेशन चाह रहा हूं, तो cos ओमेगा t को मैंने √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बोला। यहां से मैंने साइन ओमेगा टी की वैल्यू ली, y अपॉन ए यहां पर पुट कर दी, तो y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बना। इसको सॉल्व कर लिया तो v और y का रिलेशन ये आया। मुझे टाइम की फॉर्म में वेलोसिटी चाहिए तो ये है, मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में वेलोसिटी चाहिए तो ये है, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, वेयर y इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, अब इसके कुछ कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो याद रख लेने हैं डायरेक्ट। वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू 0। x या y कुछ भी कह सकता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, दैट इज एट मीन पोजीशन, और मैक्सिमम वेलोसिटी होगी a ओमेगा। ठीक है, तो मीन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम आती है, a ओमेगा आती है। बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी विल बी मिनिमम व्हेन x इक्वल्स टू प्लस a और माइनस a। प्लस a भी हो सकता है, माइनस a भी हो सकता है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी 0 आएगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये जो फेज डिफरेंस से रिलेटेड अभी हमने डिस्कस किया, वेलोसिटी इज ऑलवेज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल π/2। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो π/2 आएगा। ठीक है, सॉरी, अब यहां पर अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये है, अगर ये इक्वेशन है तो वेलोसिटी का इक्वेशन ये है। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, प्लस साइन प्लस कोस, बस इतने से बात क्लियर हो जाएगी। प्लस साइन है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की कहानी इधर है, प्लस कोस है, वेलोसिटी की कहानी इधर है, फेज डिफरेंस π/2 आ गया। और इधर जाने का मतलब आगे है, इसका मतलब ये इससे आगे है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से π/2 आगे है। ठीक है, ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो यहां से v और y का रिलेशन बनाएंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, y भी कह सकते हो, x भी कह सकते हो, v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ आएगा वो इलिप्स आएगा। हाँ, अगर इसमें ओमेगा इक्वल्स टू 1 होगा तो वो ग्राफ सर्कल बन जाएगा। ये ग्राफिकल अप्रोच में हम सीखते हैं भाई। इलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। उसी के बेसिस पर वी और वाई का जो ग्राफ आएगा यहाँ पर इलिप्स आएगा। तो इसमें अगर ओमेगा की वैल्यू 1 कर देंगे तो वो ग्राफ सर्कल बन जाएगा। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर हुई। एक एक्सीलरेशन की कहानी और है, जब वेलोसिटी की कहानी समझ में आ गई तो एक्सीलरेशन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी आया है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सीलरेशन आ जाएगा। वेलोसिटी आ गया हमारे पास में a ओमेगा cos ओमेगा t, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन किया तो a ओमेगा कांस्टेंट, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंगल ओमेगा t, ओमेगा टी का ओमेगा आएगा तो बाहर ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर के ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो एक्सीलरेशन आ गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर है बेटा बात? ये एक्सीलरेशन का इक्वेशन आ गया। अब ये एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर को छोड़ दो, a साइन ओमेगा टी तो y है, तो ओमेगा स्क्वायर y। ये वही कहानी हो गई जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। यहां हमारी उस चीज का जवाब भी मिल जाएगा। हमने स्टार्टिंग में कहा था a इक्वल टू, जब रीस्टोरिंग फोर्स की बात की थी तो माइनस के अपॉन एम इंटू वाई, याद आ गया। और यहां हम कह रहे हैं a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम। यहां से वो रिलेशन बना है बेटा, तो a प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आ गया। ठीक है, तो टाइम की फॉर्म में एक्सेलरेशन ये रहा और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ये रहा। अब a और y का ग्राफ कैसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। पॉइंट्स पढ़ करके देख लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए। एक्सीलरेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू प्लस माइनस a। अगर मुझे ये मैक्सिमम चाहिए, ठीक है,
तो y की वैल्यू प्लस माइनस a होनी चाहिए, मतलब हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होना चाहिए, और वो वैल्यू कितनी आएगी ओमेगा स्क्वायर a। ठीक है, ये सारा समराइज करके एक बार नोट भी कर लेंगे हम आगे। तो जो मैक्सिमम आ रहा है वो ओमेगा स्क्वायर a आ रहा है और एक्सट्रीम पोजीशन पर आ रहा है, विल बी मिनिमम व्हेन x इक्वल्स टू 0, मिनिमम वैल्यू विल बी 0। ठीक है, अब अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने लिखा था y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। चलो जी, तो डिस्प्लेसमेंट हमने यहां लिया। एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखे तो माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन का मतलब हो गया इधर, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई का, मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई आगे है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 2, एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाय पाई बाय 2। ठीक है, एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एन एंगल पाई अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन लीड्स द वेलोसिटी बाय एंगल पाई बाय 2। क्लियर होगी बात। द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन, यहां मैंने बात की थी नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, ऐसा ग्राफ आएगा विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, और उसका स्लोप आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की कहानी, यहां तक की बात क्लियर है 100% तरीके से। आगे की बात करते हैं, जो भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड कहानी अभी हमने डिस्कस की, उस कहानी की समरी देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कह रहा है देखना। पहले तो ग्राफ में ऊपर जो पॉइंट्स लिखे हुए बेटा, पहले उनको तो चेक कर लेते हैं। इन द फॉर्म ऑफ टी, इन द फॉर्म ऑफ वाई, मैक्सिमम वैल्यू, ये सीरियल नंबर है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने टी की फॉर्म में लिखा, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो वाई तो वाई हो ही गया, मैक्सिमम वैल्यू आएगी वाई इक्वल्स टू ए, मैं कह सकता हूं वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। ठीक है, प्लस माइनस कहने का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव साइड में भी हो सकती है और नेगेटिव साइड में भी हो सकती है, दोनों ही एक्सट्रीम है, तो प्लस माइनस ए कह सकता हूं। अगर मैं ये इक्वेशन लेकर के चल रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ में ग्राफ ये आएगा। ये ग्राफ कैसे बना बेटा, उस चीज को समझ लेना है। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा को मैंने 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिखा और स्मॉल टी लिखा। टाइम के साथ में ग्राफ बना रहा हूं तो टी की वैल्यूज ले लिए 0, t/4, t/2, 3t/4 और कैपिटल टी। टी की ये वैल्यूज पुट करके मुझे y की वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंगली कैलकुलेट करनी है। सो t इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो y इक्वल्स टू 0 आ गया। t/4 पुट करूंगा, t से t कैंसिल होगा, 4 2 से कैंसिल होगा, π/2 बनेगा, π/2 मतलब 90, sin 90 की वैल्यू 1, y इक्वल्स टू a, ये वैल्यू आ गई। ऐसे t/2 पुट करूंगा तो वैल्यू 0 आएगी, 3t/4 पुट करूंगा तो वैल्यू माइनस a आएगी, और कैपिटल T पर अगेन 0 आएगी। साइन का इक्वेशन है, इसलिए साइन की फॉर्म में, मतलब कर्व फॉर्म में ऐसे मूव करता हुआ ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन a sin ओमेगा t है तो उसका ग्राफ इस तरीके से आया। ठीक है, अब मैं सोचने के लिए थोड़ा सा काम दे रहा हूं, y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t होता तो ग्राफ कैसा बनता वो आप ट्राई करना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं कि वेलोसिटी की अगर बात करें तो अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये है तो वेलोसिटी का इक्वेशन a ओमेगा cos ओमेगा t हो गया। y की फॉर्म में बात करें तो प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू पर बात करेंगे तो प्लस माइनस ए ओमेगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कहां पर, y इक्वल्स टू 0 मतलब मीन पोजीशन पर। अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो वही तरीका है, ओमेगा की जगह यहां पर 2 पाई अपॉन टी लिखा, इंटू टी लिखा, टी की वैल्यूज पुट करके देखी तो यहां पर साइन है, यहां पर कोस है। ठीक है, सारी वैल्यू चेक करने की जरूरत भी नहीं है अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो, कि यहां पर साइन और यहां पर कोस है। मुझे मालूम है जब साइन में वैल्यू मैक्सिमम मिलती है तो कोस में मिनिमम मिलती है, और जब साइन में मिनिमम मिलती है तो कोस में मैक्सिमम मिलती है। तो यहाँ t इक्वल्स टू 0 पर मिनिमम है तो यहाँ t इक्वल्स टू 0 पर मैक्सिमम आया, फिर मैक्सिमम है तो मिनिमम, मिनिमम है तो मैक्सिमम, मैक्सिमम है तो मिनिमम, और मिनिमम है तो अगेन मैक्सिमम। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। आ रही है कहानी समझ में? तो ये ग्राफ बन गया। v और y का ये हम पहले बात कर चुके, इलिप्स बनेगा। अब यहां पर मैं वैल्यू को ओमेगा लेस देन 1 लेकर के चलाऊं, अगर ओमेगा लेस देन 1 है तो इलिप्स इस तरह का आ रहा है, ओमेगा ग्रेटर देन 1 होता तो खड़ा इलिप्स बन जाता, मतलब इलिप्स इस तरीके का आ जाता अगर ओमेगा ग्रेटर देन 1 होता तो, और ओमेगा इक्वल्स टू 1 होता तो सर्कल बन जाता। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात हुई। बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का इक्वेशन हमने लिखा तो एक्सीलरेशन का इक्वेशन यह है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर भी साइन और डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में भी साइन था,
तो वहां भी साइन है और यहां भी साइन है, तो जब वो मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, मिनिमम तो मिनिमम, एक डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ठीक है, तो यहां पर प्लस था और यहां पर माइनस है। इसका मतलब जब ये प्लस में मैक्सिमम आएगा तो ये माइनस में मैक्सिमम आएगा, जब ये माइनस में मैक्सिमम आएगा तो ये प्लस में मैक्सिमम आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। 0 पर 0 हुआ, t/4 पर अगर इसको चेक करते हैं तो ये प्लस में मैक्सिमम आता है, ये माइनस में मैक्सिमम आएगा, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, उल्टा हो जाएगा। सीधे तरीके से याद रख सकते हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जैसा बनेगा ना, एक्सेलरेशन ग्राफ जैसे, उसको उल्टा बना देना है। y की फॉर्म में अगर बात करें तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन ये बन गई। मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a। मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी y इक्वल टू प्लस माइनस a पर। जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां एक्सीलरेशन मिनिमम है, जहां वेलोसिटी मिनिमम है वहां एक्सीलरेशन मैक्सिमम है। वेलोसिटी मिनिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन मिनिमम है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात हुई। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का दिया हुआ है, एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। 1 सेकंड पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? ये x का इक्वेशन है। पहले यहां से स्पीड के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं डिफरेंशिएशन करके, तो dx अपॉन dt, साइन का डिफरेंशिएशन किया तो कोस आया, एंगल हो गया पाई टी प्लस 1/3, ठीक है, और एंगल का डिफरेंशिएशन करूंगा तो पाई टी प्लस 1/3 का करूंगा तो पाई आ जाएगा, टी का तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, उससे बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वेलोसिटी के लिए इक्वेशन आ गया। अब t इक्वल टू 1 सेकंड पर चाहिए तो t इक्वल टू 1 पुट कर देता है, तो पाई कोस पाई, t की जगह 1 प्लस 1/3, सो ये आ गया पाई कोस पाई और ये आ गया 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेना, कोस 4π/3 को कैसे सॉल्व करेंगे? कोस 4π/3 है, दैट इज कोस पाई प्लस π/3, ठीक है, दैट इज माइनस कोस π/3 माइनस कोस 60 की वैल्यू हो गई 1/2, तो माइनस 1/2 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया पाई माइनस 1/2, तो माइनस π/2 आ गया, माइनस π/2, और पाई की वैल्यू 3.14। स्पीड कैलकुलेट करनी है, माइनस तो हमको डायरेक्शन बता रहा है, स्पीड की अगर बात करेंगे तो माइनस हटा देंगे, तो 3.14 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 1.57 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड में इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, देखते रहना वेराइटीज को, क्या क्या वेराइटीज आ रही हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, एंड टाइम पीरियड इज 6 सेकंड, ठीक है जी, टाइम पीरियड 6 सेकंड हो गया। द टाइम इट विल टेक टू ट्रेवल फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ x इक्वल टू a से कहां तक पहुंचना है, x इक्वल टू a/2, तो a से a/2 तक का टाइम कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड ये है और टाइम पीरियड ये, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? x इक्वल टू a से a/2 तक का टाइम कैलकुलेट करना है। अगर मैं x इक्वल टू a साइन ओमेगा t लू तो, और x इक्वल टू a cos ओमेगा t लू तो, समझ लेना बेटा कहानी को ध्यान से। ऐसी चीज को अप्रोच किस तरह से किया जाएगा, एसएचएम का इक्वेशन तो दोनों में से कोई सा भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब मैं एडवाइस इसमें ये करूंगा कि आप ये वाला इक्वेशन ले लो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? हमसे पूछा है a से a/2 तक का टाइम, तो बढ़िया रहेगा इनिशियली पार्टिकल को यहां मान ले, तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम इनिशियली यहां मान लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। और t इक्वल टू 0 पर अगर मैं उसको एक्सट्रीम पर मानूं तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t को काम में ले लूं, सही बात है। तो मैंने ये वाला इक्वेशन ले लिया। अब t इक्वल टू 0 पर तो ये पोजीशन हो गई, मुझे ये पता लगाना है कि ये पोजीशन कौन से टाइम पर होगी, तो मैंने इसमें x की वैल्यू को a/2 पुट कर दिया, इक्वल टू a cos 2π अपॉन t इंटू स्मॉल t, a से a कैंसिल हो गया, ये 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब हो गया cos π/3, दैट इज cos 2π अपॉन t इंटू t, तो यहां से t कैलकुलेट हो जाएगा सर, आ जाएगा अपना आंसर कैपिटल T की फॉर्म में, और कैपिटल T की वैल्यू ये है 6 सेकंड।
वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, संभाल लेंगे इसकी कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है, मतलब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब उसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड की हाफ होगी। यही ना, मैक्सिमम स्पीड की हाफ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? ठीक है, चलो जी, एम्पलीट्यूड ए लिया, हम कैपिटल ए भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रिलेशन है हमारे पास में v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, एक्स या वाई जो भी लेना चाहें। ठीक है, मुझे v चाहिए मैक्सिमम का हाफ, मैक्सिमम होता है ए ओमेगा, तो v की वैल्यू ए ओमेगा बाई टू इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा गायब, ए स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, दैट इज 3a स्क्वायर बाई फोर। तो x इक्वल्स टू a रूट 3 बाई 2, और उसने बोला है a रूट x बाई 2, इसका मतलब x इक्वल्स टू 3, दैट इज आवर आंसर। कहानी समझ में आ गई? सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू, दिस इज द इक्वेशन, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। ठीक है, अब इसमें एक बात है वो याद रखनी है। अगर इक्वेशन है y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी, बेटा अगर इस टाइप का इक्वेशन है, हालांकि इसके लिए डेरिवेशन है बट डेरिवेशन नहीं बताऊंगा अभी, अगर इस तरह का कोई इक्वेशन है तो ये एसएचएम का इक्वेशन है। ठीक है, एसएचएम का इक्वेशन है, और इसमें अगर मुझे एम्पलीट्यूड लिखना है तो रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर आएगा। ये ध्यान रखना है, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो पहले अपन यहां पर बात कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारा y इक्वल्स टू, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5 रूट 3 कॉस 3 पाई टी। अब यहां से अगर एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करें तो रूट 5 का स्क्वायर 5 रूट 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 25 75 100 100 का आ गया 10। तो एम्पलीट्यूड तो मिल गया 10 सेंटीमीटर। इन दोनों में से कुछ होना है। अब टाइम पीरियड और कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ओमेगा देख लो, ओमेगा तो ये रहा अपना, तो ओमेगा इक्वल्स टू 3 पाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, तो टी इक्वल्स टू 2 बाई 3। खत्म हो गई बात। ये वाली बात ध्यान रखना, अगर ये इक्वेशन है तो एम्पलीट्यूड यहां से कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज मेकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस इफ एट अ डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v1 एंड v2। x1 पर v1 है, x2 पर v2 है। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या आएगा? ठीक है यार, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दो पोजीशन पर दो वेलोसिटी है, दो इक्वेशन बना लेते हैं। v1 इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर एंड v2 इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक बात है। अब देखो बेटा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर करके प्लस या माइनस करना तो है ही। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर एंड v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। एक बार ये v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करके देख लेते हैं बेटा। इसमें से इसको माइनस कर लिया, ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। सही बात है। तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आ गया बेटा। कैलकुलेशन चेक कर लेना। और ओमेगा की बात करेंगे तो ये रूट आ गया, और ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी आ गया, और टी की बात करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा। तो यहां से t इक्वल्स टू 2 पाई x2 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये पूरा रूट।
ये कहानी बनेगी। तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये वाला ऑप्शन शायद अपना आ रहा है। कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लेना, अप्रोच क्या है वो समझ में आ गई, काम किस तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है r वेक्टर इक्वल्स टू cos ओमेगा t। नोट कर लेता हूं, r वेक्टर इक्वल्स टू cos ओमेगा t i प्लस sin ओमेगा t j। ठीक है जी, वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट, t इज द टाइम, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के लिए, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात करनी तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर अपन ऑप्शन चेक करेंगे। आप डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल लें, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। सो वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा ब्रैकेट में माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस में कॉस ओमेगा टी जे। ठीक बात है। एक्सेलरेशन चाहिए तो एक डिफरेंशिएशन और कर लेते हैं, मतलब dv अपॉन dt कर लेते हैं, तो ये आ गया ओमेगा। ठीक है, और यहां डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई प्लस यहां पर आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी जे। इज दैट क्लियर? कोस का माइनस साइन आएगा ना, तो ये माइनस ओमेगा कर दिया, माइनस ओमेगा को बाहर निकाल सकते हैं, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और ब्रैकेट में कोस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे। ठीक है, ये तो अपना आर वेक्टर आ गया क्या, देखना जरा ध्यान से। सो ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, इसका मतलब ए वेक्टर आर वेक्टर के अपोजिट है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, v वेक्टर एंड a वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। बेटा मैं प्रोसेस बता देता हूं, आप चेक करके देख लेना। ठीक है, v और a दोनों r के परपेंडिकुलर है क्या, v वेक्टर ये रहा मेरे पास में और r वेक्टर ये रहा, डॉट प्रोडक्ट करके देख लो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर, मतलब r वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ऐसे a वेक्टर डॉट r वेक्टर करके देख लो, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, वैसे आना नहीं चाहिए, दोनों तो परपेंडिकुलर नहीं आएंगे। v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर एंड a वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। a वेक्टर का डायरेक्शन तो पता लग गया, r वेक्टर अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, क्योंकि r वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है, तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम ओरिजिन से पोजीशन तक जाते हैं, और a वेक्टर उसके अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब a वेक्टर ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और a और r के बीच में 90 डिग्री भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा बेटा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। टुवर्ड्स द ओरिजिन, a वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये बात सही है। v वेक्टर r के परपेंडिकुलर है या नहीं, डॉट प्रोडक्ट कर लेना। v वेक्टर एंड a वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू r वेक्टर, तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करके आप सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। अगर मैं v और r का डॉट प्रोडक्ट करके देखूं, एक बार ओरली बात कर लेता हूं, ये आगे मेरे पास में डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये 0 आ जाएगा भाई। तो r वेक्टर और v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो v वेक्टर r वेक्टर के परपेंडिकुलर है एंड a वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। भाई साहब ये ऑप्शन अपना सही हो गया, बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेना। ठीक है, वैसे तो स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो एक ही ऑप्शन होगा, फिर भी आप ट्राई करके देख लेना, तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई। तो जितना भी अपन ने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की वैरायटीज देख ली, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया गया है। यहां तक की बात क्लियर है?